Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing good. Dear students, what we are going to discuss in this video, this will be the most important topic from Jammu and Kashmir portion. आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में एक सेक्शन रहता है जनरल स्टडीज, या हम ऐसे लिखते हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इसी जम्मू एंड कश्मीर के पोर्शन से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूं आज, डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री में इन डेट्स को क्यों पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हिस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन डेट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डेट्स की बात करते हैं तो डेट्स हमें बोलते हैं इवेंट्स के बारे में, कब क्या हुआ है वर्ल्ड में। और अगर डेट्स की बात करेंगे, डेट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट पीपल, उनका कल्चर क्या था, उनका रिलीजन क्या था, कास्टिज्म के बारे में। तो कब कौन सा कास्टिज्म था, कब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन थी, कहां पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन थी और कब चेंज हुई, ये हमें डेट से पता चलती है। किस बादशाह ने कब राज किया है और किस बादशाह की कब मौत हुई, किस जंग में हुई, ये भी हमें डेट से पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन हिस्ट्री डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी कभी हम कहते हैं डेट्स आर सिनोनिमस। डेट्स जो है ये सिनोनिमस टर्म है किसके लिए? हिस्ट्री के लिए। ओके बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूं। जब भी हम डेट्स देखते हैं ना बेटा, जब भी हम हिस्ट्री में डेट्स देखते हैं तो हम डेट के पीछे देखते हैं बीसी। इसके बारे में कभी सोचा है कि ये बीसी का मतलब क्या है? या हम कभी देखते हैं बीसीई, या देखते हैं एडी, या देखते हैं सीई। यहां पे ध्यान रखे बच्चा, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो डेट्स की बात करते हैं, इवेंट्स की बात करते हैं। सो डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। व्हाई सो? बिकॉज डेट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इवेंट्स, इजंट इट? ओके, अब ये बीसी का मतलब क्या है? मैथमेटिक्स में एक लाइन है, ऐसे ही मैं नंबर लाइन यहां पे बनाऊंगा और यहां पे सेंटर में मैं 0 रखूंगा। 0 के यहां पे 1 + 2 3 4 5, यहां से -1 2। सेंटर पॉइंट क्या मैंने रखा? 0। और अगर डेट्स की बेटा बात करेंगे, डेट्स में सेंट्रल लाइन, सेंट्रल पॉइंट को किसको रखा गया था? बर्थ ऑफ, याद रखिए, बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ ना इस दुनिया में, तो वो टाइम यानी कि वो दिन जो है वो कहां पे रखा गया है? सेंट्रल पॉइंट पे रखा गया है। और जीसस के बाद जो टाइम आया, उस टाइम से हम एडी लिखते हैं, एडी लिखते हैं। और जीसस से पहले जो दुनिया में था उससे हम, और जो टाइम है उससे हम बीसी लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जीसस क्राइस्ट की बर्थ अगर हम देखेंगे, जीसस क्राइस्ट की बर्थ क्या है? सेंटर पॉइंट पे है, ये सेंटर पॉइंट पे है। जीसस क्राइस्ट की बर्थ कहां पे है? सेंटर पॉइंट पे है, 0 पे है। और यहां से अगर जाएंगे तो बीसी लिखेंगे, यहां से आएंगे तो एडी लिखेंगे। बीसी का मतलब क्या है? बीसी का मतलब है बिफोर जीसस क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट से पहले। और एडी का मतलब क्या है? एनो डोमिनी, आफ्टर डेथ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है कि एडी का मतलब है आफ्टर डेथ। नो डियर स्टूडेंट्स, एडी का मतलब है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। यानी कि मतलब ये है, अगर हम आफ्टर डेथ बोलेंगे, आफ्टर डेथ बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल 50 एडी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बाद, उसके मरने के बाद 50 साल,
मगर यहां पे तो जीसस क्रिस्ट ने भी कुछ टाइम गुजारा होगा कहां, वर्ल्ड में, तो यहां पे बर्न हुआ तो 0 पॉइंट इसको रखते हैं, तो यहां पे ही इसकी डेथ नहीं हुई, ठीक है। फिर तो हम उसकी लाइफ को काउंट नहीं करते हैं अगर हम आफ्टर डेथ बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब जो लोग जीसस क्रिस्ट को मानते नहीं थे उनके लिए बीसी एडी ठीक नहीं था। उन्होंने बीसी के बदले क्या लिखा, बीसीई, बीसी, और एडी के बदले लिखा सी। कॉमन इरा, सी का मतलब है कॉमन इरा, यानी कि जीसस क्रिस्ट के बाद, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद, और बिफोर कॉमन इरा का मतलब क्या है, जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले, बिफोर कॉमन इरा। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे 250 बीसी की, इसका मतलब क्या है, आज से कितने 100 साल पहले की हम बात करते हैं, क्या इसका मतलब है 250 साल या उससे ज्यादा। पहले तो यहां से देखेंगे, यहां से 2024 आज है, इससे पहले 250 साल, इसका मतलब यह है कि 250 बीसी जो है, 250 बीसी का मतलब क्या है, कितना पुराना है ये, यानी क्या 250 बीसी का मतलब है एक तो ये 2024 ईयर्स प्लस 250, ठीक है, 250, इतना टाइम हुआ है 250 बीसी से लेकर आज तक। एक तो बीसी के साथ हम इन सालों को काउंट करते हैं जो एडी में आते हैं, और उन सालों को जो बीसी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 500 बीसी की अगर हम बात करेंगे, कितने पुराने टाइम की हम बात करते हैं, 500 ईयर पहले, नो, एक तो 2024 ईयर्स प्लस हो गया ये 500, अगर हम बात करेंगे 2000, ये हो गया 2524, इतने पुराने टाइम पहले की हम बात करते हैं। ओके, आई होप आपने ये समझा होगा। तो बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट से पहले, और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, क्रिस्ट के बर्थ के बाद। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके स्क्रीन पे यहां पे पहला डेट 250 बीसी में जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ। ओके बेटा, यहां पे ध्यान रखिए, 250 बीसी में जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ। 250 बीसी की अगर हम बेटा बात करेंगे, द ग्रेट इंडियन किंग अशोका कॉन्क्वर्ड कश्मीर, एक हिंदुस्तान का राजा, एक हिंदुस्तान का बादशाह जिसका नाम था अशोका, जिसको हम ग्रेट भी कहते हैं, अशोका द ग्रेट, जैसे कि अकबर को कहते हैं अकबर द ग्रेट। और यही ग्रेट इंडियन किंग अशोका जो है, इसने कश्मीर को क्या किया, कॉन्कर किया, कब्जे में ले लिया। ओके, तो 250 बीसी में शाबाश, अशोका कहां आया, कश्मीर में, यहां पे अटैक करके इसको क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया। ओके बच्चा, आगे बढ़ेंगे। रिलीजन, अशोका के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम पढ़ लेंगे। रिलीजन अशोका का क्या था। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ना बेटा, जब हम जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, वहां पे जो हिस्ट्री पोर्शन रहता है ना, तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मौर्यन डायनास्टी से था अशोका की अगर हम बात करेंगे, ये मौर्यन डायनास्टी का थर्ड रूलर था। इसके साथ साथ इसका रिलीजन जो था वो बुद्धिज्म था। यूनाइटिंग इंडिया, अच्छा एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, अशोका को द ग्रेट क्यों कहते थे, क्योंकि उसके एकम्प्लिशमेंट से, यानी क्या, अगर हम बात करेंगे उसके एकम्प्लिशमेंट्स क्या है, उसके सक्सेस के हिसाब से उसको हम द ग्रेट कहेंगे। यूनाइटिंग इंडिया, पहला चीज उसने इंडिया को बहुत हद तक क्या किया था, यूनाइट किया था। इट वॉज डाइवर्सिफाइड, इट वॉज डाइवर्स, और इसने इंडिया को बहुत हद तक यूनाइट किया। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये पहला बादशाह था डियर स्टूडेंट्स, ही वॉज द फर्स्ट रूलर, ये पहला बादशाह था, पहला रूलर था टू यूनाइट मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
जिसने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे बहुत सारे पार्ट्स को यूनाइट किया अंडर वन रूल, एक रूल के अंडर। ओके, तो पहला चीज, इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया अंडर वन रूलर। इसके बाद एकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि अगर हम इसके एकम्प्लिशमेंट्स की बात करेंगे तो उस बिना पे भी इसको हम ग्रेट कहते हैं। एक्सपैंडिंग एम्पायर, इसकी जो डायनास्टी है मौर्यन डायनास्टी, मौर्यन एम्पायर जो इसका था, इसने ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, फैलाया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इसने अपने मजहब बुद्धिज्म को भी बहुत हद तक फैलाया। हाँ, पीस एंड कंपैशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, पीस एंड कंपैशन। ये एक ऐसा लीडर था जो कंपैशनेट था, यानी कि जो रहम खाता था बाकियों पे। इसने एक वार किया था जिसको हम कलिंगा वार कहते हैं। हिस्ट्री में अशोका का एक वार हुआ है जिसका नाम है कलिंगा वार, और इस कलिंगा वार में बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ। अशोका ने वहीं पे क्या किया, अशोका ने वहीं पे फैसला ले लिया, डिसाइड किया कि आज के बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे कंपैशनेट रहूंगा और मैं बहुत ज्यादा काइंड रहूंगा। उसके साथ साथ आई विल प्रेफर पीस नाउ, यानी कि आई विल नॉट गो फॉर वॉर्स, आई विल नॉट गो फॉर अटैक्स, देन व्हाट, माय पॉलिसी विल बी ओनली नाउ द पीस। यानी कि अब मेरी लाइफ में सिर्फ क्या होगा बेटा, अमन होगा, अमन के साथ साथ कंपैशन, दैट मींस आई विल बी एनफ काइंड फॉर अदर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। इसके नेम्स की अगर हम बात करेंगे, नेम्स की, टाइटल्स की अगर हम बात करेंगे, इसके नेम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम जो था वो था दिवानम पिया या दूसरा प्रियादासी। दिवानम पिया दासी भी इसका नाम था। आगे, अशोका नेम मीन्स, अशोका का मतलब क्या है, जो ये वर्ड है, जो ये नाम है अशोका, इस वर्ड का मतलब क्या है, इट मीन्स विदाउट सारो, यानी कि गम के बगैर। अशोका का मतलब है विदाउट सारो। ओके, दूसरा डेट जो है वो है 250 BC डियर स्टूडेंट्स। अशोका जब यहां कश्मीर आया तो ये लेकर आया एक मजहब यहां पे जिसको क्या कहेंगे, बुद्धिज्म। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया बच्चा कि बुद्धिज्म रिलीजन जो है ये कश्मीर कब आया, ये 250 BC में, यानी कि अगर हम 250 BC की बात करते हैं, 250 BC यानी कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले 250 इयर्स, और तब से लेकर आज तक कितना टाइम हुआ, 2024। इसको हम प्लस करेंगे 250, ये 4 आ गया, ये 12 में से 5, ये आ गया 7। ओके, अगर हम बेटा बात करेंगे, ये करीबन 2274 इयर्स आएंगे, 2274 इयर्स। ओके, आगे दूसरा डेट 631 AD में क्या हुआ, चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम होनसेंग था, वो कश्मीर आया। ओके, चाइनीज पिलग्रिम की अगर हम बात करेंगे, पिलग्रिम का मतलब क्या है, पिलग्रिम का मतलब है ए पर्सन हु ट्रेवल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक पर्सन जो ट्रेवल करता है लॉन्ग डिस्टेंस टू विजिट ए रिलीजियस प्लेस, किसके लिए, रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, उसी को हम पिलग्रिम कहते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड कश्मीर, और ये पहला चाइनीज ट्रेवलर था जो कश्मीर में पहली बार आया, जिसका नाम क्या है, होनसेंग। ओके, अब अगर हम देखेंगे जब ये इंडिया में आया तो तब इंडिया का राजा कौन था, इंडिया का राजा था हर्षवर्धन। और ये यहां हिंदुस्तान में आया क्यों,
बुद्धिज्म पढ़ने के लिए आया था, बुद्धिज्म पढ़ने के लिए। तो क्या हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, 629 से लेकर 631 एडी में अगर हम बात करेंगे, इसका मतलब है जीसस क्रिस्ट के बाद 629 ईयर्स। ओके, एक चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम है, यहां पे लिखा है ह्यूनसेंग, HIEUNTSANG, ह्यूनसेंग जो है वो कश्मीर आया। ये कौन था? ये ह्यूनसेंग, ये चाइनीज पिलग्रिम था। पिलग्रिम का मतलब एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है ताकि रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए। ये आया हिंदुस्तान, और तब इंडिया का राजा जो था, इंडिया का किंग जो था, दैट वाज हर्षवर्धन, एंड ही केम टू इंडिया, वो इंडिया आया फॉर द पर्पस, एक पर्पस के लिए, टू स्टडी द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए। 712 की अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 712 में क्या हुआ? शाबाश बेटा, 712 में मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड कश्मीर। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया किस पे? कश्मीर पे। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये था एक अरब जनरल हु लेड द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, जिसने पहली बार इन्वेजन किया कहां? कश्मीर में। यानी कि कश्मीर में पहली बार मुसलमानों का इन्वेड हुआ, हमला हुआ। वो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। सर कब किया? 712। तो 3 डेट्स पड़े। तो 50 BC में यहां पे बुद्धिज्म आया, तो 50 BC में यहां पे अशोका द ग्रेट आया, और इसके साथ साथ 629 631 में चाइनीज पिलग्रिम ह्यूनसेंग यहां पे आया। 712 में पहली बार मुसलमानों के जनरल ने, मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पे मुस्लिम इन्वेजन किया कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। 1149 से लेकर 1150 एडी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद 1149 ईयर्स के बाद क्या हुआ? एंशिएंट बुक ऑन कश्मीर, एंशिएंट बुक ऑन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर राज तरंगिणी कंप्लीटेड। कश्मीर की पहली किताब की अगर हम बात करेंगे, दैट्स नीलमत पुराना, नीलमत पुराना। और आथर कौन है नीलमत पुराना का? जो एक किताब है कश्मीर के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे, कश्मीर के का हिस्ट्री का सोर्स जो है, और वो हम पहले नंबर पे नीलमत पुराना की बात करते हैं। वो किताब किसने लिखी? उसका कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं है। अगर हम बेटा बात करेंगे राज तरंगिणी, राज तरंगिणी एक पुरानी किताब है किस पे? ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दिस इज ए बुक, ये वो किताब है जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है। और ये कब लिखी गई है? ये राज तरंगिणी किताब 1149 से लेकर 1150 में कंप्लीट हो गई। कलहना कंप्लीटेड। और इस राज तरंगिणी का जो ऑथर था ना बेटा, याद रखिए, राज तरंगिणी किताब है, पुरानी किताब है, एंशिएंट सोर्स है, ठीक है, अबाउट कश्मीर हिस्ट्री। और इसका जो ऑथर है दैट्स कलहना। कलहना जो है, कलहन, उसने कंप्लीट किया इस किताब को। और तब कश्मीर का राजा कौन था? ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। तब कश्मीर का राजा जो था जय सीमा, जय सीमा के रूल के अंडर इसने राज तरंगिणी किताब को कंप्लीट किया। राज तरंगिणी का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया है, बहुत बार। और 629 631 ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये इवेंट्स डेट्स जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी है ताकि आपको ये डेट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में जो सवाल आएगा वो यही से आएगा। तो राज तरंगिणी का मतलब क्या है? इट मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ किंग्स। इसके बाद ए सिटेन ने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ए सिटेन ने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1900 एडी में। ओके, आगे बढ़ेंगे। 1339 में क्या हुआ? ओके, गिव मी अ सेकंड। 1339 में क्या हुआ? हिंदू रूल वाज ओवरथ्रोन बाय मुस्लिम रूलर शाहमीर। हिंदू रूल जो था यहां पे जो चल रहा था, हिंदू रूल 1339 से, और उस हिंदू रूल को ओवरथ्रोन कर दिया
किसने? मुस्लिम रूलर ने, जिसका नाम क्या है? शामीर है। ओके, ascended the throne under the name of सुल्तान शमसुद्दीन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए, जब कश्मीर में उसने हिंदू रूल को ओवरथ्रोन किया और यहां पे एक मुस्लिम डायनास्टी एस्टैब्लिश की और उसने एक टाइटल के साथ यहां पे राज करना स्टार्ट किया, ठीक है, और टाइटल क्या था? सुल्तान शमसुद्दीन। पहले शामीर बन के आया, हिंदू रूल को ओवरथ्रोन किया और उसके बाद यहां पे अपना नाम रखा सुल्तान शमसुद्दीन शामीर। ओके, आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर का कौन था? अगर हम लास्ट हिंदू रूलर की बात करेंगे, दैट वाज उदयन देव। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उदयन देव, उदयन देव की अगर हम बेटा बात करेंगे, उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ओके, आगे बढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट डेट है, 1420 में क्या हुआ? ओके, 1420 में क्या हुआ? 1420 की बेटा अगर हम बात करेंगे, शामीरी डायनास्टी का इंपॉर्टेंट एक रूलर जिसका नाम था सुल्तान जैनुल आबदीन। सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसको हम बड़शाह भी कहते हैं और जिसका टाइटल बड़शाह था, ascended the throne of कश्मीर। ये कश्मीर का बादशाह रूलर बन गया। ये शामीरी डायनास्टी से था और इसका रियल नेम जो है वो है शाही खान। याद रखिए बेटा, 1420 में जैनुल आबदीन जो है, जैनुल आबदीन कौन था? ये शामीरी डायनास्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था और इसका जो रियल नेम है वो है शाही खान। शाही खान जब इसने क्या किया, when he ascended the throne of कश्मीर, और इसका नाम पड़ा सुल्तान जैनुल आबदीन। इसने कश्मीर में रूल कब से कहां तक किया? 50 इयर्स बेटा इसने रूल किया, नॉट ए जोक, 50 इयर्स। 1420 से लेकर 1470 तक सुल्तान जैनुल आबदीन का रूल रहा कश्मीर में। याद रखें, एक एक पॉइंट आपके लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। आप बच्चा पेपर चेक करिए, प्रीवियस पेपर चेक करिए, एसएससी के पेपर चेक करिए, एसएसबी के पेपर चेक करिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे वहां पेपर्स पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। किस रूलर ऑफ कश्मीर को अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं? ही इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। इसको क्या कहते थे? अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि अकबर को भी द ग्रेट कहते थे और बादशाह को भी द ग्रेट कहते थे। ओके, इसके बाद जिजिया टैक्स को इसने अबॉलिश किया। एक टैक्स था जो मजहब की बुनियाद पे हिंदू लोगों से लिया जाता था और इस टैक्स को, जिजिया टैक्स को अबॉलिश कर दिया बच्चा, खत्म कर दिया। किसने? सुल्तान जैनुल आबदीन ने। ही वाज वेरी लिबरल लीडर। ओके, इसके पीरियड में, यानी कि जब सुल्तान जैनुल आबदीन का रूल यहां कश्मीर में चल रहा था, जूना राजा रोड सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगी। राजतरंगी का पहला पार्ट कलहना ने लिखा ड्यूरिंग द रूल ऑफ जयसीमा इन 1149 टू 1150 एडी में। मगर जैनुल आबदीन के राज में राजतरंगी का दूसरा पार्ट लिखा एक राइटर ने, जिसका नाम क्या है? जूना राजा। ओके, हु रोट द सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगी? तो आंसर क्या रहेगा आपका? शाबाश, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और किसके पीरियड में, किसके पीरियड में जूना राजा ने राजतरंगी का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया? ओके, सुल्तान जैनुल आबदीन के रूल में। आगे बढ़ेंगे बच्चा, 1561 में क्या हुआ? 1561 की अगर हम बात करेंगे, चेक डायनास्टी कश्मीर में आई और चेक डायनास्टी का राज कश्मीर में आया। 1561 में was founded by गाजी चेक, और चेक डायनास्टी का पहला लीडर जो था, पहला रूलर जो था, दैट वाज गाजी चाक। गाजी चाक। ओके,
और इस चेक डायनास्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो था वो था यूसुफ शाह चेक। ओके, यूसुफ शाह चेक was the most prominent and important ruler of Czech dynasty. But who founded the Czech dynasty in Kashmir? It was none other than Ghazi Czech. आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। 1587 में क्या हुआ? 1587 में ग्रेट मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया। 1587 में कश्मीर वैली जो है इसको ऑक्यूपाई किया मुगल्स ने, और तब जो मुगल रूलर था वो था अकबर। एम्परर अकबर ने कश्मीर को कब्जे में ले लिया 1587 में। आगे बढ़ेंगे तो बेटा करना क्या है, इसमें से आपको कोई भी चीज मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारे चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। And these questions were asked in previous papers. ये क्वेश्चन जो है तो एक इवैल्यूएशन करके मैं ये सारे चीजें आपके लिए लेके आया हूं। आगे बढ़ेंगे बच्चा। मुगल डायनास्टी का एंड अगर हम देखेंगे, मुगल डायनास्टी ने कश्मीर पर राज किया 1753 तक। कब तक बेटा? 1753 तक। और 1753 की अगर हम बेटा बात करेंगे, इफ वी विल टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ 1753, एंड ऑफ मुगल रूल इन कश्मीर, कश्मीर में मुगल रूल का एंड हो रहा है, अफगान रूल स्टार्टेड, और यहां पे अफगान डायनास्टी ने अपना राज स्टार्ट किया। और फर्स्ट अफगान गवर्नर जो था कश्मीर में वो था अब्दुल्ला खान इसाक। This point is very, very important point for you as far as the competitive exams are concerned. फर्स्ट अफगान गवर्नर जो था, अफगान डायनास्टी का पहला गवर्नर कश्मीर में था अब्दुल्ला खान इसाक। उसके बाद अफगान डायनास्टी से कौन रूलर था जिसने मुगल डायनास्टी पे अटैक किया और कश्मीर को कनकर किया? और उस लीडर का नाम है अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड कर दिया 1753 में। और दो पर्सनैलिटीज ने इसको इनवाइट की थी यहां पे अटैक करने के लिए, इन्वेड करने के लिए। एक का नाम था मिर्जा हकीम खान और दूसरे का नाम था जहीद दिदमारी। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चा। 1819 में क्या हुआ? 1819 में क्या हुआ? 1753 से लेकर 1809 तक जो ये पीरियड था, इस पीरियड में अफगान डायनास्टी ने राज किया। और इससे पहले 1587 से लेकर 1753 तक मुगल डायनास्टी ने राज किया। इससे पहले 1561 से लेकर 1587 तक चेक डायनास्टी ने यहां पे राज किया। 1819 में क्या हुआ? कश्मीर में सिख रूल स्टार्ट हुआ। कब हुआ बच्चा? शाबाश। कब हुआ बेटा? शाबाश। 1819 में जम्मू एंड कश्मीर में सिख रूल स्टार्ट हुआ। और सिख लीडर जो पहला यहां पे आया जिसने अटैक किया उसका नाम है महाराजा रंजीत सिंह ने अटैक कर दिया 30,000 सोल्जर्स के साथ यहां पे, और यहां पे सिख रूल को एस्टैब्लिश किया महाराजा रंजीत सिंह ने। और यहां के रूलर को हरा के यहां पे किनका दौर स्टार्ट हुआ? सिख रूल स्टार्ट हुआ। आगे 16 मार्च 1846 की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 16 मार्च 1846, 16 मार्च 1846 ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। जितने भी डेट हमने पढ़े उन सारे डेट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट डेट 16 मार्च 1846 में क्या हुआ? व्हेन ब्रिटिश डिफीटेड सिख्स, यहां पे ब्रिटिश आए थे और उन्हें
सिख डायनास्टी को, सिख रूलर को डिफीट करके दे सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। उन्होंने कश्मीर को भेजा, किसको? गुलाब सिंह को। कितने पैसों में? 75 लाख नानक शाही रुपीज। नानक शाही इज व्हाट? इट वाज ए करेंसी। ओके, गुलाब सिंह को भेजा 75 लाख नानक शाही रुपीज में। किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्यों भेजा? क्योंकि उन्होंने सिख डायनास्टी को, सिख रूल को यहां पे क्या किया था? क्रैश किया था। इसको कहते हैं बेटा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 16 मार्च 1846 में क्या हुई? एक ट्रीटी हुई जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये किस किस के बीच में हुई? गुलाब सिंह वर्सेस ब्रिटिशर्स। इस ट्रीटी में बेटा क्या हुआ? इस ट्रीटी में अंग्रेजों ने कश्मीर को भेज दिया गुलाब सिंह को 75 लाख नानक शाहीज में। और यहां पे बिगिनिंग ऑफ डोगरा रूल स्टार्ट हुआ। और इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को कहते हैं सेल डीड ऑफ कश्मीर, क्योंकि इस डेट पे सेल डीड ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर की क्या हो गई? बोली हो गई। यहां से डोगरा रूल यहां पे स्टार्ट हुआ। तो डोगरा रूल का जो पहला बादशाह था वो था गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह के बाद आया रणबीर सिंह, रणबीर सिंह के बाद आया प्रताप सिंह, श्री प्रताप सिंह। उसके बाद लास्ट में आया हरि सिंह, एंड हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट डेट है बेटा। अच्छा, अगर हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करेंगे, ये ट्रीटी पास क्यों की गई? देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट, बट दिस वन वाज इंपॉर्टेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स ओवर द टेरिटरी ऑफ कश्मीर। जो ये कश्मीर की टेरिटरी थी, इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो रहे थे रूलर्स के बीच में, इसीलिए इन डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए इसको भेजा गया तो गुलाब सिंह। 1920 एक इंपॉर्टेंट डेट है। ये सवाल मैंने बहुत बार कॉम्पिटेटिव पेपर्स में देखा कि बेगार सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, बेगार सिस्टम जो है सर, बेगार सिस्टम का मतलब क्या है? बेगार का मतलब है, कश्मीरी में ये वर्ड हम बोलते हैं बेगार। बेगार का मतलब है वर्क विदाउट ए पेमेंट, एक ऐसा काम जिसमें कोई पेमेंट नहीं होती है। और ऐसे ही यहां पे कश्मीर में होता था बेगार सिस्टम जो था, जो लेबरर्स होते थे वो काम करते थे, फिर उनको उस काम के पैसे नहीं मिलते थे। तो इस सिस्टम को क्या किया? एबॉलिश किया, खत्म किया। किसने सर? महाराजा प्रताप सिंह ने। महाराजा प्रताप सिंह, हु वाज दिस मैन? ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ डोगरा डायनास्टी। ये डोगरा डायनास्टी का तीसरा लीडर था, तीसरा रूलर था। पहला गुलाब सिंह, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने बेगार सिस्टम को कंप्लीटली बैन कर दिया, एबॉलिश कर दिया 1920 में। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1922 में क्या हुआ? यहां पे देख सकते हो बच्चा, 1922 में बानिहाल काट रोड, बानिहाल रोड जो है, काट रोड जो बानिहाल का है, वो ओपन किया गया ट्रैफिक के लिए। और ये वो रोड है जो जम्मू और श्रीनगर को क्या करता है? इट्स ए कनेक्टिविटी बिटवीन द जम्मू एंड श्रीनगर, एंड दिस रोड वाज ओपनड फॉर ट्रैफिक इन 1922। ओके, डन। आगे बढ़ेंगे बच्चा। 26 मार्च 1928 में क्या हुआ? 26 मार्च 1928 में जम्मू कश्मीर का जो आप हाईकोर्ट देखते हो, जो 6 मंथ्स, अगर जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट कब बना है? 26 मार्च 1928 में। तब यहां का जो रूलर था दैट वाज महाराजा हरि सिंह। ओके बेटा, जे.एंड.के हाईकोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर का एक ही हाईकोर्ट है, तो ये हाईकोर्ट बनाया गया 26 मार्च 1928 में महाराजा हरि सिंह के रूल के अंडर। एंड जो ये हाईकोर्ट है 6 मंथ श्रीनगर में होता है और 6 मंथ जम्मू में। आगे बढ़ेंगे बेटा। जब जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट को बनाया गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लेके आया हूं आपके लिए यहां पे, तो पहला चीफ जस्टिस जो है जे.एंड.के हाईकोर्ट का, वो कौन बनाया गया? किसको बनाया गया? लाला कानवार सेन। लाला कानवार सेन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट।
और यही वो पर्सनैलिटी है बेटा जिसको पहला चीफ जस्टिस जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में बनाया गया। इसके अलावा दो प्यून जजेस बनाए गए, दो प्यून जजेस, एक का नाम लाला राय बहादुर और दूसरे का नाम आगा सैयद हुसैन। ये दो नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। तो एक लाला राय बहादुर, एक आगा सैयद हुसैन। आगे चलेंगे। पहला हाई कोर्ट अगर इंडिया की बात करेंगे तो कौन सा हाई कोर्ट पहले इंडिया में बनाया गया, कहां पे बनाया गया, कब बनाया गया? फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे दैट्स कोलकाता हाई कोर्ट। 1862 में इस हाई कोर्ट को बनाया गया। 1932 एक इंपॉर्टेंट डेट है। 1932 में ऑल जे&के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज लॉन्च्ड। जम्मू एंड कश्मीर की एक पार्टी को, एक रीजनल पार्टी को बनाया गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज आप देखते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शक्ल में, तो जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बनाया गया। एंड इन 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम जो है वो चेंज किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और 1939 से लेकर आज तक इसका नाम जो है दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। फाउंडेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इस पार्टी को किसने बनाया था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, इन कोलैबोरेशन विद, किसके कोलैबोरेशन के साथ? मीर वाइज, इसके साथ और दो पर्सनैलिटीज थे, मीर वाइज यूसुफ शाह एंड चौधरी गुलाम अब्बास। ये दो कैरेक्टर्स है जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ थे और तीनों ने मिलकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को फाउंड किया था और 1939 में इसका नाम चेंज किया टू जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1 अक्टूबर 1938 में क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो आप देखते हो जे&के बैंक, इसको 1938 में ओपन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। सर किसने करवाया? महाराजा हरि सिंह ने करवाया, बिकॉज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम वाज महाराजा हरि सिंह। आगे बढ़ेंगे बेटा। 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जितने भी डेट्स मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए वो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसको शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट डोगरा मुनारक, डोगरा मुनारकी के खिलाफ, ठीक है। यानी कि जो डोगरा यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म चला रहे थे, मुनारकी जो चला रहे थे, जो आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके खिलाफ यहाँ पे क्विट कश्मीर मूवमेंट को चलाया गया। और भी इसके साथ साथ और भी रीजन थे क्विट कश्मीर मूवमेंट के, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 15 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ बच्चा? 15 अक्टूबर में जो आज आप सीएम जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हो, यहाँ पे पहले सीएम नहीं प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और 1947 में पहली बार इस कैरेक्टर को, इस पर्सनैलिटी को जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जिसका नाम है जस्टिस मेहरचंद महाजन, स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसने हेल्प उठाया था इस दिन एज अ प्राइम मिनिस्टर। आगे 22 अक्टूबर 1947 यहां पे आप देख सकते हो। 22 अक्टूबर 1947 में सर क्या हुआ? आर्मर्ड ट्राइबल्समैन एंटर्ड इनटू द स्टेट विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ट्राइबल्समैन यहां पे आ गए, कहां से? सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर से या पाकिस्तान नेशन से वो यहां पे आ गए और उनका सपोर्ट कौन कर रहा था? पाकिस्तान स्टेट उनका सपोर्ट कर रहा था और उन्होंने यहां पे क्या किया? ये आर्मर्ड ट्राइबल्समैन थे, उन्होंने यहां पे अटैक किया। आगे बढ़ेंगे। 26 अक्टूबर 1947 जब आर्मर्ड ट्राइबल्समैन अटैक्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर, जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया तो उसके साथ साथ क्या हुआ? यहां पे महाराजा हरि सिंह की अगर हम बात करेंगे, वो तब यहां का रूलर था, वो गया फिर किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास मदद मांगने के लिए। और वहां पे क्या हुआ? वहां पे उसने एक चीज साइन किया जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। और 26 अक्टूबर जो है बेटा, ये डे जो है ये अब कश्मीर में भी एक रिपब्लिक डे या एक हॉलीडे मनाई जाती है। कब से? 2020 से दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द हॉलीडे
इन होल जम्मू एंड कश्मीर। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की अगर हम बात करेंगे, एक डॉक्यूमेंट था, एक लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउज अ स्टेट टू बिकम द पार्ट ऑफ ए नेशन। और इस डॉक्यूमेंट पे साइन करके जो स्टेट होती थी वो या इंडिया की मेंबर बन जाती थी या पाकिस्तान की मेंबर बन जाती थी। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जिस जिस स्टेट ने साइन किया वो स्टेट बन गई इंडिया की क्या मेंबर। आगे बढ़ेंगे तो पार्टीशन की बेटा अगर हम बात करेंगे 1947 की, स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था either to join Pakistan or India or to remain independent, and at the final की अगर बात करेंगे there was only the Jammu and Kashmir जिसने फिर इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था 26 अक्टूबर 1947। आगे बढ़ेंगे 26 अक्टूबर 2020 से गवर्नर ने ऑर्डर किया पब्लिक हॉलीडे इन यूटी, यानी कि ये डे जो है ये पब्लिक हॉलीडे बननी चाहिए कहां, अक्रॉस यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, फर्स्ट इसके साथ साथ गवर्नर अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, वो था श्री गिरीश चंद्रा मर्मू। और अगर हम आज की बात करेंगे, आज का जो गवर्नर है दैट इज मनोज सिन्हा साहब। इसने चार्ज लिया ऑफिस का 2020 अगस्त में, और पहला गवर्नर जो था दैट वाज चंद्रा गिरीश चंद्रा मर्मू। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एब्रिविएशंस लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। IAS एक एब्रिविएशन है, IAS। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने एब्रिविएशन डिस्कस किए थे, मगर कुछ एब्रिविएशन रहे थे जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। IAS का मतलब क्या है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट लेवल एग्जाम होता है और इसका मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फिर है IPS, IAS के नीचे जो रैंक आती है दैट्स IPS, तो ये इंडियन पुलिस सर्विस। और इसके बाद है DM का मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और इसके बाद है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। इसके साथ साथ यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चा। तो ये एब्रिविएशन जो है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ACP जो पुलिस में होता है तो इसका मतलब क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ए का मतलब है असिस्टेंट, सी का मतलब है कमिश्नर और P का मतलब है पुलिस। इसके बाद है ADG का मतलब क्या है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इसके बाद है ASI जो कि पुलिस में होता है, ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके बाद है ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर का फोर्स होता है। CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहां से आप देख सकते हो DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हाईएस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर होता है इन इंडियन स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। और दे आर आल्सो नोन एज अ स्टेट पुलिस चीफ, भी इनको कहती है स्टेट पुलिस चीफ भी। और DGP का अगर हम दूसरा नाम देखेंगे इसको हम SPC भी बोलते हैं, यानी कि स्टेट पुलिस चीफ। इसका मतलब है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये एक हाईएस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर होता है एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में। SP का मतलब क्या है, ये होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। SP का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और DSP का मतलब है जो KS में होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रैंक विद इन द पुलिस फोर्स इन इंडिया। ये एक रैंक होती है पुलिस फोर्स में, DSP। इसके बाद है SI जो कि आपको पता है सब इंस्पेक्टर। इसके बाद है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि SI से नीचे एक स्टार जिसको होता है। इसके बाद है DC, ये होता है डिप्टी कमिश्नर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है। उसके बाद होता है SO स्टेशन ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर होता है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, ये होता है एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये भी होता है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। सॉरी, यहां पे SO नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। और लास्ट वाली जो एब्रिविएशन है दैट इज IGP,
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसके साथ साथ है DIGP, डिप्टी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे एंड दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। दीजिए इजाजत अगले लेक्चर के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज।